नमस्कार। वर्तमान विश्लेषण का विषय है चीन और ताइवान का विवाद, और इस विवाद से जो एक संदेश निकलता है भारत के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चीन और ताइवान के संक्षिप्त इतिहास पर भी चर्चा होगी। इस चीन और ताइवान के विवाद की शुरुआत अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जो यात्रा होती है 2 अगस्त सन 2022 को, उसको हम केंद्र में रखते हैं। हमें देखते हैं कि यह यात्रा शुरू होने से पहले ही विवाद में आ गई, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फ़ोन पर स्पष्ट चेतावनी दिया कि इस यात्रा को नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह यात्रा होती है तो चीन और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वे इररेपरेबल डैमेज के शिकार हो सकते हैं। इन धमकियों के बावजूद हमें धन्यवाद करना होगा अमेरिका का, जो कि झुका नहीं और उसने अपने स्पीकर को ताइवान भेजा। ताइवान जाने के बाद स्पीकर ने सिर्फ यात्रा नहीं की, पर्यटन नहीं किया, और यह नहीं कहने की कोशिश की कि यह एक यूजुअल यात्रा है जो बिजनेस के पर्पज़ से हुई है, चाहे हम किसी मित्रता को बढ़ाने और घटाने आए हैं, बल्कि उसने स्पष्ट रूप से संदेश दिया चीन को कि ताइवान की हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सल्यूट करने के लिए आए हैं, और साथ में जो दुनिया के ऑटोक्रेटिक देश हैं, जिसमें खास इशारा उनका चाइना की ओर था, कि हम उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। इस विवाद के साथ ही यह भी बात स्पष्ट हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब 2 महाशक्तियां हैं। एक अमेरिका पहले से है और दूसरा चाइना अब उसको एक रिविजनिस्ट पावर के रूप में, एक ऐसी पावर जो प्रतिक्रियावाद के रूप में सामने आ रही है, जो एक इमर्जिंग और राइजिंग होने के साथ जिसकी जो टेंडेंसी है वो डोमिनेटिंग है, डोमिनियरिंग है, और साथ में वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने रंग में रंगना चाहती। ऐसी स्थिति में विश्व राजनीति में जो एक नई हलचल पैदा हुई है, उस पर विश्लेषण को आगे न बढ़ा करके उससे क्या भारत के लिए मायने हैं, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि विवाद हुआ क्यों। ताइवान में कोई भी यात्रा कर सकता है, लेकिन इस विवाद का कारण है चाइना की वह नीति जिसको हम बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल। 2 प्रकार की ऐसी चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती हैं। चीन वन चाइना प्रिंसिपल का समर्थक है, जिसका ये मानना है कि चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो तिब्बत हो, या साउथ चाइना सी के उसके द्वारा क्लेम किए जाने वाले जो आइलैंड्स हैं, उन सब पर बीजिंग में स्थित सरकार की ही वैध संप्रभुता लागू होती है। वे उसके इंटीग्रल पार्ट हैं, और वे 2 चाइना का जो सिद्धांत एक ज़माने में चला था, वह सिद्धांत चाइना खारिज करता है। दूसरी तरफ वन चाइना पॉलिसी, जिसको अमेरिका और उसके मित्र देशों का भी समर्थन प्राप्त है, उसका ये मानना है कि चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो तिब्बत हो, वह मेनलैंड चाइना के पार्ट अवश्य हैं, लेकिन वे चाइना की संप्रभुता के अधीन नहीं हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अंतर है जिसको हमें समझना होगा। एक कि अमेरिका और उसके मित्र देश इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि चाइना ताइवान और तिब्बत दोनों पर एक प्रकार से नियंत्रण करता है, लेकिन साथ में उसके उस संप्रभुता को, नियंत्रण को वो वैध नहीं मानते। तो इस एक्नॉलेजमेंट में और रिकॉग्निशन में अगर हम इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक्नॉलेजमेंट सिर्फ रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास है, चाहे आपने उसे गलत तरीके से अपने पास रखा हो, चाहे उसको आपने सही तरीके से अपने पास रखा हो, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो चीज़ आपके पास है। लेकिन रिकॉग्निशन का मतलब है कि वी एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ योर कंट्रोल, वी एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ योर पोजीशन, एंड वी एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ योर सॉवरेंटी ओवर देयर। तो इस अंतर को हमें समझना होगा। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने कभी भी चाइना की सॉवरेंटी को स्वीकार नहीं किया, और यह बात चाइना को बहुत खटकती है। और यही इस विवाद की जड़ है कि जो वो दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी देशों को वन चाइना प्रिंसिपल को स्वीकार करना होगा, न कि वन चाइना पॉलिसी को। अब हम अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे देश बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1971 में बांग्लादेश सामने आया, और उस वक्त कुछ देशों ने उसे रिकॉग्नाइज किया।
बहुत सारे देशों ने उसे नहीं रिकॉग्निशन दी। तो रिकॉग्निशन हम तब देते हैं किसी भी जगह को जब हम वहाँ की सरकार को या उस जगह पर नियंत्रित करने वाली सत्ता को वैध मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना को ये लगता है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों ने अगर हमें रिकॉग्निशन हमारे ताइवान पर या तिब्बत पर नहीं दिया तो आने वाले दिनों पर इस पे हमारी संप्रभुता पर सवाल उठ सकता है, देश के भीतर भी विवाद हो सकता है। और जब चाइनीज राष्ट्रपति को अपने अगले टर्म के लिए सामने जाना है, अपनी कांग्रेस के सामने, अपने कम्युनिस्ट पार्टी के सामने जाना है, तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया को एक सख्त संदेश देने में सफल हो पाएं। लेकिन इस विवाद ने उनके इस सपने को निश्चित रूप से प्रश्न चिन्हित जरूर कर दिया है। अब अगर हम देखने की कोशिश करें कि चाइना ऐसा क्यों चाहता है, चाइना क्यों हर जगह नियंत्रण चाहता है, चाहे वो भारत का अरुणाचल हो, चाहे भारत का सिक्किम हो, चाहे हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हो, या फिर वह साउथ चाइना सी में सेनकाऊ एक द्वीप हुआ करता है जिसको जापान का शताब्दियों से अधिकार रहा है, उस पर स्प्रैटलीज है, उसके ऊपर हर जगह वो विवाद क्यों करना चाहता है। तो अगर हम उसके इतिहास में चलें तो चीन का जो पूरा इतिहास है, चाहे वो आज से 4000 साल पहले से अगर हम चलते हैं तो शैंग वंश हुआ, जाओ वंश हुआ जिसको हम जो वंश बोलते हैं, मिंग थे, चिन थे, या फिर वर्तमान में जो सबसे प्रभावशाली क्लैन है वहाँ की जिसको हम हैन राजवंश बोलते हैं, ये सभी के सभी बहुत ही विस्तारवादी रहे। और साथ में जो इनका मिडिल किंगडम का कंसेप्ट है वह भी निहायत ही अहंकार से परिपूर्ण है, जिसका ये मानना है कि पूरी दुनिया एक पेरिफेरी पर फैली हुई है और जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रलिटी है दुनिया की, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो विकास है, चाहे वो सभ्यता है, सभी का जो केंद्र है वह चाइना है। दूसरी तरफ जो एक नया सिद्धांत विकसित हुआ कन्फ्यूशियस और बाद में सुंजू के माध्यम से, ये सिद्धांत भी तियनशा का सिद्धांत जाना जिसे बोलते ऑल अंडर सन, कि सभी दुनिया के देश जो हैं उस सन के अधीन है, और वो सन कौन है? चाइना है। यही जो दो इनके मूल सिद्धांत हैं चीन के, इनको लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, और वो चाहता है कि पूरी दुनिया को हम उसी तरह नियंत्रित करें जैसे कि हम प्राचीन काल में सोचते थे, तो हम अपने उस प्राचीन वैभव को ला करके रियलाइज करने की कोशिश करें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या चीन के इस विचार से हम सहमत हैं? इसका सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या चीन अपने हर एक दावे को जिस तरह से वैध ठहराने की कोशिश करता है, जिस तरह इंच दर इंच उसे पाने की कोशिश करता है, उसका कहीं न कहीं पूर्ण विराम लगाना होगा। अब अगर हम ताइवान पर चर्चा करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में ताइवान हमारे सामने उभर करके आता है। वहाँ पर एक क्विंग डायनेस्टी हुआ करती है जो कि 1911 की क्रांति के बाद पूरी तरह पराभूत हो गई और 1912 में उसका अंत हो गया। इसी डायनेस्टी के अधीन जब 1894-95 में लगभग 1.5 वर्ष के आसपास जापान से उनका विवाद चलता है, युद्ध चलता है, तो 1895 में चाइना जापान से परास्त हो जाता है। चाइना का इतिहास पराजयों का इतिहास है। वो आज महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन कई बार परास्त हो चुका है, और उस पराजय के परिणाम स्वरूप उसे जो संधि करनी पड़ी, उस संधि में उसने ताइवान को, जापान को समर्पित कर दिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान परास्त हुआ, जब उस पर 2 एटम बम गिर गए, तब 1945 में आकर के ताइवान जापान के चंगुल से बाहर निकल पाया, और फिर वहाँ पर जो राष्ट्रवादी सरकार चांग काई शेक के माध्यम से की थी, वो वहाँ पर शासन करना शुरू की। जैसा आप सभी जानते हैं कि माओ से तुंग के नेतृत्व में जो वहाँ पर क्रांति 1949 में होती है, वह वास्तव में अपने ही देश के राजा के खिलाफ होती है, अपने ही देश के शासक के खिलाफ होती है, और उस शासन व्यवस्था को वो उखाड़ फेंकते हैं। चांग काई शेक जो होते हैं वहाँ से भागने के लिए मजबूर होते हैं, और जो आइलैंड वहाँ का उसके पास का है चाइना का, जब उसे फरबोसा बोलते थे, वहाँ पर वो भागते हैं अपने सैनिकों को लेकर के, जो वर्तमान में ताइवान है। और यह विवाद चाइना की जो क्रांति है 1949 के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, जहाँ पर चाइना ताइवान पर नियंत्रण चाहता है, और ताइवान की उस वक्त की जो सरकार थी वो चाहती थी कि हम उस पर नियंत्रण करें। पूरी दुनिया में खासकर अमेरिका और उसके मित्र देशों ने ताइवान को ही असली चीन माना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चीन का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो भी ताइवान को ही माना गया, और मेनलैंड चाइना को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर तक नहीं बनने दिया गया। और यह जान करके हम जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनको आश्चर्य हो सकता है कि 1979 तक अमेरिका और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थी,
नहीं रहा है, डिस्पाइट द विजिट ऑफ मिस्टर रिचर्ड निक्सन 1972, जिसे हम पिंग पोंग डिप्लोमेसी के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जापान को समर्पित हो जाने वाला यह ताइवान आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत विवाद का केंद्र बना हुआ है। अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि आखिर इस विवाद के पीछे कारण क्या है, तो इस विवाद के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका की भी उस प्रतिबद्धता का, जो कि 1970 के दशक तक थी, उसकी जो कमी हमको दिखलाई पड़ती है, जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी के माध्यम से रिचर्ड निक्सन वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं अमेरिका जो है वह वन चाइना पॉलिसी के माध्यम से ताइवान को डाउनग्रेड करने लगता है और उससे संबंधों को इतना तूल नहीं देता है कि जिससे कि वह चीन से कुछ दूरी उसकी हो जाए, क्योंकि उसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव कोल्ड वार के दौरान ये था कि चीन से हम इस तरह से मैत्री करें कि हम सोवियत संघ को परास्त कर दें, और जिसमें उसे आने वाले दिनों में सफलता प्राप्त हुई। 1990 से लेकर के 2010 तक देखा जाए तो अमेरिका न केवल इंडिस्पेंसिबल रहा बल्कि अनचैलेंज्ड रहा। लेकिन जिस तरह से 2010 के बाद से हम लगातार चाइना का ग्रोथ देख रहे हैं और वह अब ग्रोथ एक डोमिनेंस के रूप में बढ़ रहा है, और वह सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, वह टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, वह एक मिलिट्री ग्रोथ है, और इसलिए वह भारत के लिए बहुत ही चिंता का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि चीन की भूख, जैसा हमने आपको बताया कि उसके 4000 लगभग 6000 वर्ष का इतिहास अगर देखा जाए तो उस 6000 वर्ष के इतिहास में उसके 4000 वर्ष का जो इतिहास है वह विस्तार का इतिहास है, अपने छोटे छोटे आसपास के पड़ोसियों को निगलने का इतिहास है। ऐसे में भारत की चिंता की लकीरें खींचनी बहुत ही स्वाभाविक है। भारत और चीन के बीच में यूं तो विवाद 1962 में युद्ध के रूप में ही सामने आया, लेकिन उसके बाद से जो दूसरा प्रमुख हमारे बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वो होता है जून सन 2020 में, जब हम गलवान वैली में खूनी संघर्ष उससे करते हैं। और जून का महीना पूरे भारत और पूरी दुनिया को यह बताया कि किस तरह से चाइना, जो हमारे और उसके बीच में लगभग 50 वर्ष से स्टेटस को बना हुआ था, बल्कि 60 वर्ष से हमारे उनके बीच में जो स्टेटस को था 1962 की लड़ाई के बाद में, उसको उसने पूरी तरह चेंज कर दिया। धीरे धीरे चाइना जो आसपास के इलाके हैं, खासकर जो डेप्सांग है, जो डेमचौक है, दौलत बेग जो ओल्डी रोड है, जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है हमारे मेनलैंड इंडिया से, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, उसको वह दबाने की कोशिश, डोकलाम विवाद जो 2017 में होता है, तब से चाइना लगातार उस पर प्रयास कर रहा है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि गलवान वैली के युद्ध के बाद से, जिसमें चाइना की भी भारी क्षति होती है, उसके बावजूद भी वो अरुणाचल में अरुणाचल के बॉर्डर पर सैकड़ों गांव बसा दिया। डेप्सांग और डेपचौक पे हमारे भारत की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उसको भी उसने ट्रांसग्रेस किया है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास उपग्रह से प्राप्त चित्र हैं, उसे पूरी दुनिया के पास ही उपलब्ध है और भारत सरकार भी इससे वाकिफ है। हमारे और चीन के बीच में जो लगातार वार्ताएं होती हैं, जो सैनिक स्तर पर होती हैं, डिप्लोमेटिक स्तर पर होती है, उसमें एक ही बात की जाती है कि स्टेटस को आप फिर से 2020 के मई या अप्रैल महीने का वापस करिए। तो स्पष्ट सी बात है कि जो स्टेटस को बदला है वो भारत के खिलाफ है। स्पष्ट सी बात है, इन तमाम चित्रों, इन तमाम दावों, इन तमाम विश्लेषणों से यह स्पष्ट है कि चाइना ने हमारी हजारों वर्ग जो किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। पैंगोंग त्सो में हमारी स्थिति ये थी कि जून 2020 के पहले हमारे सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 8 तक जाते थे। आज की स्थिति यह है कि उसने 4 पर अपना परमानेंट बेस बना लिया है और भारत को 3 के बाद आगे नहीं जाने देता है। यही हालत हम देखते हैं डेप्सांग में भी है, यही हालत हम देखते हैं कि डेमचौक में भी यही स्थिति है। और यह जो हमारे मूवमेंट को चाइना रोकने में लगभग 2 साल से जो सफलता प्राप्त किया है, वो आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए भारत के सामने इस विवाद से क्या पॉलिसी अल्टरनेटिव है, जब हम ये देख रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी के आते ही पूरे ताइवान को उसने अपने मिसाइलों से उसके नभ को भर दिया, ताइवान स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेज दिए, ताइवान के ऊपर एक्सपोर्ट के सारे प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका को खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दिया। उस चाइना से निपटने के लिए हमें निश्चित रूप से जो क्लैरिटी है, जो पॉलिसी में हमारे सामने क्लैरिटी है, वो होनी चाहिए। और उस क्लैरिटी के न आने के पीछे जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो है हमारी डेमोक्रेटिक डायलेमा। तो जो डेमोक्रेटिक डायलेमा ये है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पॉपुलरिटी के आधार पर इलेक्शंस जीतते हैं। और चाइना सहित दुनिया के सभी देश जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है एंड ही इज वेरी पॉपुलर। तो इस बात को वो ये जानते हैं कि शायद अगर कहीं
भारत की जनता से इस बात को शेयर किया जाता है कि चाइना ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया, हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ेगा। वो इस बात को नहीं बताएंगे और इस कारण से चाइना और भी इम्बोल्डेंड होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम फिर करें क्या? क्योंकि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट लास्ट 2 ईयर्स के हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग ए बिग जीरो फॉर अस। वी आर अगेन रिटर्निंग टू स्क्वायर वन, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट वी वंस अगेन कम बैक टू दैट वेरी पॉइंट। इसलिए चाइना से हमको कुछ बहुत ही नए तरीके के पॉलिसी अल्टरनेटिव्स को अपनाने की जरूरत होगी। और सबसे अधिक आवश्यकता इस बात का है कि भारत को भी स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए कि सो लॉन्ग एज चाइना इज recognizing one India policy, so long as it is questioning our sovereignty over Kashmir, questioning our sovereignty over Arunachal Pradesh, calling it southern Tibet, India is not going to recognize either Taiwan. India is not going to recognize the sovereignty of China on Tibet also. Therefore, it is quid pro quo. First, you accept that Kashmir, Sikkim, and Arunachal Pradesh, including all the northeastern states, are the integral part of India, and India's sovereignty is valid there. Only then India will be able to recognize the sovereignty of China over Taiwan, sovereignty of China over Tibet. So this should be purely based on equality of give and take. Second, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जो स्वयं बहुत ही एक लोकप्रिय नेता हैं, जिनका जनता में इतना अटूट विश्वास है और जनता जिनके ऊपर इतना अटूट विश्वास करती है कि उन्हें वो हिचक छोड़ना होगा और जनता के बीच में जाना होगा। हमने देखा कि किस तरह डीमोनेटाइजेशन के समय जब परेशानियां आई तो उन्होंने जनता से उसको शेयर किया। जब हमारे सामने हमने देखा कि कोरोना से परेशान होकर के लोग जब शहरों से गांव की ओर माइग्रेट करना शुरू किए, उसमें तमाम तरह की जो हार्डशिप्स आ रही हैं उनको देख करके लगता था कि शायद सरकार के खिलाफ एक विद्रोह हो जाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से संवाद स्थापित किया और लोगों ने उस समस्या को भूल करके उनकी बात को स्वीकार किया। आज अपने उसी जन विश्वास को जो बड़ी मुश्किल से जनता किसी नेता के ऊपर रखती है, और वो फॉर्चुनेटली हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जनता के अंदर हैं, उस विश्वास के आधार पर ही उनको जनता से संवाद करना चाहिए। हमारे देश की संसद में जाकर के इस बात पर बयान करना चाहिए कि जून 2020 के बाद से चाइना ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। कई कई जगह पर उसने परमानेंट पुल बनाए हैं, ओवर ब्रिजेस बनाए हैं, परमानेंट गाँव बना लिए हैं। ऐसी स्थिति में हम इस तथ्य को जनता के सामने स्वीकार करते हैं और साथ में हम ये प्रण करते हैं कि हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब देंगे और किसी कीमत पर उसे इन परमानेंट स्टेशंस को परमानेंस में चेंज नहीं होने देंगे। हम क्यों इस बात को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं? क्योंकि हम डिप्लोमेटिकली बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यद्यपि कहा जाता है कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बिकॉज 60 सालों से, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर वर्तमान समय तक, डिप्लोमेसी में हम चाइना को कभी पछाड़ नहीं पाए। ऐसी स्थिति में समय आ गया है कि जब हम पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स को अपनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी चाइना पर दबाव है। आज भारत जब स्वयं ही चाइना को एग्रेसर नहीं कर रहा है, ऑन दी कॉन्ट्ररी हम देखते हैं कि किस तरह वियतनाम जैसा एक छोटा देश, ताइवान जैसा छोटा देश, ताइवान की कुल पॉपुलेशन 2.3 करोड़ है, और वह देश सीधे चाइना को धमकी देता है। वह देश सीधे नैन्सी पेलोसी के अपने देश में न केवल बुलाता बल्कि उसके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और हमने देखा है कि वियतनाम ने 2 महाशक्तियों के गुरूर को तोड़ा। पहले वहां जाकर फ्रांस हारा, फिर जाकर अमेरिका हारा, और फिर जब उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश 70s में चाइना ने किया तो चाइना को भी मार भगाया। ऐसी स्थिति में हमें चीन से नहीं डरना चाहिए और हमें तो अपने भी देश का इतिहास याद करना होगा। जब 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने नाथुला दर्रे पर उनको बुरी पराजय के लिए मजबूर किया था। इतना ही नहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी डोकलाम में भी भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी स्थिति में जो हिचक मन में हमारे है, जो वर्तमान सरकार के अंदर वो है, उसको दूर करना होगा और पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमें चाइना को एक्सपोज करना होगा। हमारी सेनाएं बलशाली हैं, हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें चीन के इस ब्लफ को एक्सपोज करना होगा, उसके विश्वासघात को एक्सपोज करना होगा। और हम यह काम जो बार बार हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एनालिस्ट बोलते हैं कि हमारा उसके साथ ट्रेड होगा, ज़्यादा होगा, तो इसके माध्यम से हमारी राजनीति पर भी उसका असर पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि हमसे भी ज़्यादा ट्रेड उनका ताइवान के साथ है।
विगत अगर 19-20 यानी सन 2019-2020 में हमारा जो ट्रेड था उससे लगभग 45% ज़्यादा ट्रेड आज की डेट में लगभग $125 करोड़ बिलियन, 1.25 बिलियन डॉलर, आई एम सॉरी, $125 बिलियन हमारा उनके ट्रेड हो चुका है। और उस ट्रेड में जो हमारा इंपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली $97 बिलियन का है, जबकि हमारा एक्सपोर्ट लगभग $27 बिलियन के आसपास है। ऐसी स्थिति में अगर हम विगत वर्षों में देखें तो लगातार हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ता जा रहा है, वह चीन के पक्ष में जा रहा है। ऐसे में हमारी आत्मनिर्भरता पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, इस हाई ट्रेड और इस तमाम तरह के रिलेशनशिप के बावजूद भी हमने देखा कि किस तरह से अहमदाबाद से लेकर के मल्लपुरम तक हमने चाइना को मनाने की और अपने नज़दीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मान करके और हमारे पर फिर से एक बार बाद विश्वासघात किया, जिससे हम 1962 में विश्वासघात की शिकार हुए थे। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है इस विश्लेषण के माध्यम से कि भारत को स्पष्ट रूप से पॉलिटिकली उसे एक्सपोज करना होगा, डिप्लोमेटिकली हम उसे वार्ता कर ही रहे हैं, और साथ में जहां कहीं भी हो, जैसे कि हमने देखा कि क्वेड के 3 मेंबर्स ने उनके खिलाफ बयान जारी किया, लेकिन इस बारी भारत ने ताइवान पर उनके द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को, उसके नभ के अतिक्रमण को, उसके जल सीमा के अतिक्रमण पर भारत का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसी स्थिति में हमारे पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर हमारा कमिटमेंट क्या है। तो इन तमाम सारे जो हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री हैं उनको हमें बाईपास करना होगा और चाइना की आंख में आंख डालना होगा। मैं समझता हूं कि आज की इस विश्लेषण के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अपने विचार, अपने विश्लेषण, अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियां हम तक अवश्य भेजिएगा। हम इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर शीघ्र ही अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।